आज का हमारा लेक्चर है बी का 6 सेमेस्टर को लेकर के फार्माकोलॉजी में एंटी अस्थमैटिक ड्रग्स है। तो एंटी अस्थमैटिक में हम ड्रग्स पे चलते हैं, डेफिनेशन की बात करते हैं। अस्थमा किसे कहते हैं? या एक क्रोनिक और इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होती है, या एक क्रोनिक और इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होती है जिसकी वजह से हमारे लंग्स के ब्रोंकियोलस रीजन में या ब्रोंकी रीजन में स्वेलिंग हो जाना होता है और इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में हमको काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, या कह सकते हैं ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है एयर फ्लो का। ठीक है, नष्ट हो जाता है एयर फ्लो, जिसकी वजह से हमें अस्थमा काज करता है। कह सकते हैं दमा, आम भाषा में दमा कहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग होता है। तो यहाँ पर देखेंगे अस्थमा इज ए क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर इन व्हिच द ब्रोंकियल एयर वे बिकम स्वेल एंड नैरो एंड काज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग या ऑब्स्ट्रक्शन टू एयर फ्लो। कहने का मतलब क्या है? यह एक भयंकर और इन्फ्लेमेटरी मतलब सूजन वाला बीमारी होता है, जिसकी वजह से ब्रोंकियस का जो एयर वे होता है उसको सिकोड़ देता है और उसमें स्वेलिंग काज करता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। और कभी कभी ये भी हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शन इन एयर फ्लो, और हमारा जो एयर फ्लो होता है, जो हम लोग सांस लेते हैं निकालते हैं, वो पूरी तरीके से जो हमारा ब्रोंकी होता है वो पूरी तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, नेस्ट हो जाता है। आगे देखते हैं कितने प्रकार का होता है। ये बेसिकली 2 टाइप का होता है। एटोपिक अस्थमा, जिसको एक अन्य नाम से जानते हैं एक्सट्रिंसिक अस्थमा बोलते हैं। दूसरा है नॉन एटोपिक अस्थमा, जिसे हम लोग इंट्रिंसिक अस्थमा के नाम से जानते हैं। तीसरा है इसमें ये 3 टाइप है। तीसरा है आपका ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा। एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं एटोपिक और एक्सट्रिंसिक अस्थमा के बारे में। कहता है एटोपिक और जो हमारा एक्सट्रिंसिक अस्थमा होता है, जैसे कि नाम से ही चल रहा है एक्सट्रिंसिक जो बाहरी होता है, यहाँ पर देखेंगे इंट्रिंसिक जो शरीर के अंदर में अगर हो रहा है। तो कहता है जो एक्सट्रिंसिक अस्थमा है, जिसे एटोपिक अस्थमा कहते हैं, कहता है ये अकर होगा किसी भी एलर्जी के कारण, किसी भी एलर्जी के कारण होता है, जैसे धूल से, फूड से, पॉलन से, इन्फेक्शन से, साबुन से इत्यादि से भी। नेक्स्ट देखते हैं नॉन एटोपिक, इसी को बोलते हैं इंट्रिंसिक अस्थमा। ये जो हमारा अस्थमा अगर होता है, ये किसी भी इरिटेशन की, इरिटेंट की वजह से होता है, जैसे हमारे ठंडक की वजह से, हमारे गर्म की वजह से, मतलब कोल्ड से, हीट से, और स्मोक से, और स्ट्रेस से, और एंगर से, और रूम डिओडोरेंट से। कभी कभी क्या होता है, रूम में भी जब बदबू आता है तो उस बदबू को मैच करने के लिए हम लोग परफ्यूम का इस्तेमाल भी करते हैं या रूम डिओडोरेंट का इस्तेमाल भी करते हैं। तो इसकी वजह से ये हो सकता है, रूम डिओडोरेंट की वजह से होता है। नेक्स्ट है बॉडी परफ्यूम की वजह से हो सकता है, बॉडी परफ्यूम की वजह से होता है। आगे चलते हैं ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा की बात करते हैं। तो देखेंगे ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा की बात करते हैं। ये जो अगर होता है, ये जो पाया जाता है किसी भी ड्रग की वजह से होता है, किसी भी स्पेसिफिक ड्रग की वजह से होता है। जैसे यहाँ पर हमने बात किया है एस्पिरिन होता है, और कोई भी एसिटाइलिन कोलिन ड्रग्स जो होंगे वहाँ से हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं किसकी वजह से ये हमको अस्थमा हमारे शरीर में होता है। तो देखेंगे जिसे हम बोलते हैं पैथोजेनेसिस की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे बात करते हैं कोई भी एलर्जी मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल, चाहे वो धूल हो, डस्ट हो, तो क्या होगी, नाक से या माउथ के थ्रू क्या होगी, लंग्स में जाएगी। लंग्स में कहाँ, किस रीजन में जाएगी? ब्रोंकी रीजन में जाएगी। तो यहाँ पे यही बात हो रहा था कि एक्सपोजर टू एलर्जन, हम लोग एलर्जी को, जो हमारा एलर्जन है जिसकी वजह से काज करेगा, हम उसे एक्सपोजर करेंगे और मतलब उसको दिखावा करेंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि एंट्री ऑफ एलर्जन इन ब्रोंकी, तो कोई भी एलर्जन होगा उसका एक्सपोजर करेंगे, और वो जो एक्सपोजर होगा हमारे एलर्जन जो होगा हमारे ब्रोंकियोलस के अंदर जाएगा। फिर कहता है जैसे ही एलर्जी हमारे ब्रोंकी में, लंग्स में गया, उसके बाद क्या होगा, वहाँ हमारा पहचान में जो उसे पहचानेगा, किसकी वजह से पहचानेगा, विच टाइप ऑफ द एलर्जी हम आ रहा है आपको प्रेजेंट है शरीर के अंदर या ब्रोंकी के अंदर, तो हमारा इम्यून सिस्टम वहाँ पे रिस्पॉन्स करेगा। और ये रिस्पॉन्स करने के बाद क्या होगा, तुरंत ही प्रोड्यूस करेगा, उत्पन्न होगा टी हेल्पर सेल। तुरंत जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल्स को इम्यून सिस्टम ने उसे रिकॉग्नाइज किया, उसके बाद प्रोड्यूस करेगा टी हेल्पर सेल, तुरंत वहाँ पे उत्पन्न होगा टी हेल्पर सेल। उसके बाद देन प्रोड्यूस प्लाज्मा सेल, तुरंत टी हेल्पर सेल्स के प्रोड्यूस होने के बाद हमारा प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस होगा। जैसे ही प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस होगा, यही प्लाज्मा सेल्स
एंटीबॉडी के साथ ये मिल जाएंगे, उनके साथ अपना परस्पर क्रिया करेंगे, एंटीबॉडी के साथ अपना कांटेक्ट बनाएंगे, फिर यही एंटीबॉडी क्या होगा, जितने भी एलर्जी होंगे या एलर्जन होंगे वो क्या करेंगे, एंटीबॉडी के साथ वो कांटेक्ट में आ जाएंगे। तो यहाँ लिखा है देन एनी एंटीजन कम इनटू द कांटेक्ट ऑफ द एंटीबॉडी। तो कहता है कोई भी एलर्जी जो होती है, एलर्जन होगी, वो हमारे एंटीबॉडी के साथ कांटेक्ट में आ जाएगी। कांटेक्ट होने के बाद तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, सक्रिय हो जाता है हमारा मास्ट सेल। मास्ट सेल होता है, जैसे ही एक्टिवेट हो जाता है मास्ट सेल, उसके बाद रिलीज करता है हिस्टामिन को, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को और ल्यूकोट्रिन्स को। उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, स्वेलिंग काज करता है, इन्फ्लेमेशन काज करता है, इन्फ्लेमेशन काज करता है और ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करता है। उसके बाद ल्यूकोट्रिन और जो हिस्टामिन होता है बहुत ही ज्यादा मात्रा में, एक्सेस मात्रा में ये प्रोडक्शन करने लगता है लंग्स के अंदर, या कह सकते हैं ब्रोंकी के अंदर हमारा म्यूकस को प्रोडक्शन करता है बहुत ही ज्यादा। कौन करता है, यहाँ पे आपने बात किया कि पीजी का काम क्या हुआ कि ब्लड वेसल्स को डायलेट किया और स्वेलिंग को उन्होंने बढ़ाया, मतलब इन्फ्लेमेशन को बढ़ाया। और ल्यूकोट्रिन और हिस्टामिन ने क्या किया, बहुत ही अधिक मात्रा में प्रोडक्शन किया म्यूकस का, और फिर क्या करता है, ये कंस्ट्रिक्ट कर देता है किसी भी स्मूथ मसल को, ठीक है, उसको सिकोड़ देता है, संकुचन कर देता है स्मूथ मसल को, जिसकी वजह से क्या होता है, हमको सांस लेने में दिक्कत हो जाता है, या कह सकते हैं दमा काज कर सकता है, या कह सकते हैं अस्थमा काज कर सकता है, या एक लाइन में कह सकते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन इन एयरवे, मतलब जो हमारा ब्रोंकी होता है, जो एयर फ्लो होता है हमारा, वो पूरा तरीके से नष्ट हो जाता है। आगे हम देखते हैं हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को कभी कभी सिम्टम के भी नाम से ये मिलता है। तो यहाँ पर देखेंगे कफ, सीवियर नाइट में बहुत ज़्यादा कफिंग होगा आपको, सीवियर बहुत ज़्यादा नाइट में, रात में बहुत ज़्यादा आपको कफिंग का काज करेगा। दूसरा डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत काज करेगा। तीसरा है टाइटनेस ब्रीथिंग, घबराहट की आवाज़ या टाइटनेस, छाती में पूरा बहुत ज़्यादा टाइटनेस का काज करेगा और ब्रीथिंग काज करेगा। दूसरा है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, अगर आपको कहता है ड्रग बिना ड्रग के कैसे आप मैनेजमेंट करेंगे, तो सबसे पहले स्मोकिंग को आपको मना करना होगा, किसी भी एलर्जी प्रोडक्ट से या एलर्जी प्रोडक्ट से आपको मना करना होगा, हमेशा मास्क लगा के रखिए, और बीटा ब्लॉकर को दवा को आपको यूज नहीं करना है, जैसे एटिनोलाल, प्रोप्रोनोलाल, मेटेप्रोलाल, बिसप्रोलाल, ये सब दवाई आपको यूज नहीं करना है। उसके बाद कहता है NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, कोई भी एनाल जैसे कि एंटीपायरेटिक ड्रग्स या किसी कोई भी दर्द की दवा आपको यूज नहीं करना है। अगर आप करते हैं तो अस्थमा आपका बहुत ज़्यादा बढ़ने का चांस हो सकता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं कौन कौन सी दवा कैसे आएगी। पहला है इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड, इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड जो इनहेल करेंगे, जिसे कहते हैं सूंघना, ठीक है, जो नाक के द्वारा से लेते हैं, उस दवा का नाम है फ्लूटिकासोन, और दूसरा दवा है बुडिसोनाइड, तीसरा है सिस्क्लिसोनाइड है। आगे देखते हैं ल्यूकोट्रिन मॉडिफायर, इसमें जो ड्रग आता है मॉन्टेलिक्वास्ट आता है एंड जाफरीलिक्वास्ट आता है। आगे देखेंगे जो लैब एक्टिंग हमारा बीटा एगोनिस्ट जो ड्रग्स होता है, जो लॉन्ग एक्टिंग देगा हमारे लंग्स में, जो काम करेगा बीटा एगोनिस्ट, जो जिसका नाम है सल्विट्रॉल एंड फर्मिट्रॉल, सल्विटामॉल या और भी ट्रॉल करके जो भी ड्रग्स आते हैं, वो लॉन्ग एक्टिंग और बीटा पर एगोनिस्ट में काम करता है। नेक्स्ट है थियोफाइलिन, जो कैटेगरी की दवा होती है। थियोफाइलिन आप जानते हैं मार्केट में टेरिफाइलिन, थियोफाइलिन, टोफाइलिन के नाम से आती है। तो जो भी फाइलिन हमारा ड्रग्स आता है, उनका काम है हमारा जो ब्रोंकी होता है, जो जिसमें कंस्ट्रिक्शन रहता है, जो ब्रोंकी में जो हमारा कंस्ट्रिक्ट रहता है, सक्शन सुकड़न रहता है, उसको डायरेक्ट करने का काम करता है। आगे है पांचवा जो हमारा क्यूब रिलीफ अस्थमा मेडिकेशन होगा, जो जल्दी हमको अस्थमा में आराम करे, उस दवा का पहला क्लास में जो है इनहेल शॉर्ट एक्टिंग, जो भी सूंघेंगे तो शॉर्ट एक्टिंग काम करेगा, उस दवा का नाम है एल्ब्यूटिरॉल और इप्राट्रोपिन ब्रोमाइड। और आज हमारे यहाँ पर अस्थमा कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं COPD के साथ, कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के साथ। थैंक यू।